गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में बात हुई थी तो हम लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू कर्व्ड सरफेसेज, बिना समय व्यतीत किए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बड़ा मजेदार है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और एग्जाम में खास करके जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम की बात होती है, बोर्ड एग्जाम में बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहता है, इसलिए एकदम अच्छे से समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, देखा जाए टॉपिक आपके सामने है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज। ओके, वक्र सतहों से प्रकाश का अपवर्तन। अब वक्र सतह में बाबू अवतल सतह भी हो सकता है और उत्तल सतह भी हो सकता है, अवतल सतह भी हो सकता है और उत्तल सतह भी हो सकता है। तो पहले हमने शुरू किया है बाबू किसके लिए? अवतल सतह। यहां देखिएगा, हमने शुरू किया है बाबू अवतल सतह और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में भी आपको पता है कि प्रतिबिंब वास्तविक या काल्पनिक कुछ भी बन सकता है ना। तो हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं किसके लिए बाबू? कनकेव सरफेस एंड रियल इमेज। यहाँ देखा जाए बाबू, ये देखिए, कनकेव अवतल का मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ। ये हमारा एक कनकेव सरफेस हो गया बाबू MN, है ना। इस सरफेस के बाईं ओर आपको दिखाई दे रहा है एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और इसके दाईं ओर दिखाई दे रहा है एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह MN जो कनकेव सरफेस है वो दो मीडियम्स को अलग करता है। दोनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडिसेज आपको दिए गए हैं N1 और N2। ठीक है, इसमें N1 इज ग्रेटर देन N2, N1 इज ग्रेटर देन N2। मतलब ये जो आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ये वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, राइट साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू कम है। मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया और ये जो है हमारा, ये हमारा ज्यादा है और ये हमारा कम है। मतलब आपका ये हो गया डेंसर मीडियम, है ना, और आपका ये हो गया रेयरर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। क्लियर? अब देखना है बाबू, ये देखिए हो गया इस कनकेव सरफेस का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट हमने लिया है बाबू, यहाँ पर ओ। ओ से एक रे ऑफ लाइट चला है, ये ओ से एक रे ऑफ लाइट चला है, यहाँ तक आया है। अगर यह सरफेस नहीं होता तो चूंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है इसलिए सीधे आगे निकल जाता। लेकिन अब यहाँ पे बाबू आगे जाएगा तो मीडियम चेंज होने वाला है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है। और रिफ्रैक्शन कैसे होगा इस बात को फिर से समझिए। अभी हमने कहा है बाबू इसके बारे में कि यह जो है वो डेंसर मीडियम है और यह जो है वो रेयरड मीडियम है। तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरड मीडियम में जाता है तो क्या होता है, अपने नॉर्मल से दूर हट जाता है, अपने नॉर्मल से दूर हट जाता है। तो यहाँ पर भी लाइट बाबू डेंसर से रेयरड जा रहा है तो अपने नॉर्मल से दूर हट जाएगा। तो हमें पहले इसका नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा बाबू, इस बात को समझते हैं। देखिए ये हो गया पॉइंट ए, जहां पर यह लाइट गया है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दिया, डायग्राम में रेड कलर से दिखाई दे रहा है।
यह लाइन नॉर्मल की तरह काम करेगा। तो अब आपका नॉर्मल तो पता चल गया। अब लाइट जो है आगे बढ़ने पर नॉर्मल से दूर बेंड होगा, तो ये देखिए बाबू, आगे बढ़ने पर यह लाइट नॉर्मल से दूर बेंड हो गया। ठीक है। अब यह रिफ्रैक्शन बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं। अब हम लोगों ने इसमें क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को ढूंढा। ये देखिए बाबू, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्ट नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहते हैं। वैसे ही हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढा बाबू। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया हमारा, ये चूंकि रेड वाला है हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो ऑरेंज कलर से दिखाया है हमने ये हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसमें तीन बातें हम लोगों ने अपने मन से मान ली। एक एंगल ओ पे बना हुआ है उसको एक्स मान लिया, एक एंगल सी पे बना हुआ है उसको वाई मान लिया, और एक एंगल आई पे बना हुआ है उसको जेड मान लिया। ठीक है। अब रही बात कि इसका सब, इस स्लाइड में आपको लैंग्वेज लिखना है, ठीक ना। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम फिर से एक बार आपको जो है बैक चलते हैं। सारे शुरुआत करते हैं बाबू। ठीक है। ये देखिए, ये हमने कहा सबसे पहले कहेंगे कि मान लेते हैं कि एम एन एक कर्व्ड सरफेस है, एक इनफैक्ट यहाँ अवतल सतह है। हमने कहा कि माना कि एम एक अवतल सतह है जो N1 तथा N2 अपवर्तनांकों वाले दो माध्यमों को अलग करती है, जिसमें N1 इज ग्रेटर देन N2। इतनी बात को इंग्लिश में लिखना होगा तो कहिएगा कि लेट Mn इज अ कनकेव सरफेस which separates two medium having refractive indices N1 and N2, in which N1 is greater than N2। ओके। फिर अब क्या कहेंगे, अब कहेंगे कि O is a point on principal axis, a ray coming from O incidents at point A and refracts, चाहे bends away from its normal and form a real image at I। O से चलने वाली एक प्रकार, प्रधान अक्ष के एक बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की एक किरण OA अपवर्तन के बाद अपने नॉर्मल से दूर हट करके और प्रतिबिंब बनाती है I पर। ठीक है। अब आप लिख देंगे एंगल OAC बराबर I। इसका आप कुछ यहाँ पे नाम दे दीजिएगा N, मान लेते हैं N दिया है आपने तो NAI बराबर R। फिर आपको मान लेना है कि लेट एंगल AOP बराबर X, एंगल ACP बराबर Y एंड एंगल AIP बराबर Z। ठीक है। आपको थोड़ी देर के बाद यह वीडियो YouTube पर अवेलेबल हो जाएगा। लैंग्वेज लिखते समय आप आराम से वीडियो पुश कर करके लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है। हम चलते हैं बाबू सीधे अपने डेरिवेशन वाले पार्ट पे। बड़ा ही मजेदार है, हमने पहले ही भी कह रखा है कि बहुत मजेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है बाबू। इसके लिए आइए आपको फिगर में एक एक लाइन के डेरिवेशन को आपको खूब अच्छे तरीके से समझना है। ये आते हैं बाबू। हमने पहला लाइन लिखा है फ्रॉम फिगर। फिगर में आते हैं, क्या दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल AOC। ये हो गया बाबू, यहाँ पर है A, ये हो गया आपका O, और ये हो गया आपका C। इस ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक ना। हम लोगों ने एक फॉर्मूला, एक थ्योरम पढ़ा हुआ है क्लास 9th में या 10th में मैथ में, कि किसी ट्रायंगल का एक एक्सटेरियर एंगल बहिष्ठ कोण जो होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है ना। तो हमने यहाँ लिख रखा है एक्सटेरियर एंगल की हम बात कर रहे हैं बाबू, है ना।
एक्सटीरियर एंगल यहाँ देखिए, ये हो गया वाई हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये वाई हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस आई। देखिए लिखा गया है वाई बराबर एक्स प्लस आई। यहाँ से हमने आई का मान निकाला, तो ये जो एक्स आर एच एस में है, ध्यान से समझना है बाबू, एक्स ये जो आर एच एस में है, जब इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो आई बराबर हो गया वाई माइनस एक्स। फिर दूसरा एक ट्राइंगल लिया है हमने बाबू, एक दूसरा ट्राइंगल लिया है, और वो ट्राइंगल कौन सा है, ए सी आई, ए सी, यहाँ देखिए बाबू ए सी आई, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया है ना। तो इसमें ये हो गया बाबू एंगल ऑफ एक्सट्रेड एंगल आर, तो आर बराबर हो जाएगा वाई प्लस जेड। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है आर बराबर वाई प्लस जेड। इन दोनों लाइंस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे दिक्कत है बाबू यदि तो हैंड रेज कीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपके हैंड रेज का। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आफिया, बोलिए आफिया। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है बाबू, क्या बोलना चाहते हैं? एक बार और समझाइए ना सर। हेलो। हाँ सर एक बार और समझाइए। एक बार और के लिए, चूंकि बाबू टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो आप आज YouTube में इस वीडियो को पुश कर करके देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक एक है बार सर। और के लिए मुझे फिर से जी। पूरा डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ पर फिलहाल समझिए ना, हमने कहा है कि एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं बहिष्ठ कोण, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए हमने क्या कहा है, पहले हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था बाबू, पहले हमने ट्रायंगल लिया था ओएसी, फिगर में देख लीजिए ओएसी, ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें ये हो जाएगा बहिष्ठ कोण, म्यूट कर लीजिए आफिया, ये हो जाएगा बहिष्ठ कोण वाई। तो ये अपना इंटीरियर एक्स और वाई के बराबर होगा, तो हमने लिखा है वाई बराबर एक्स प्लस आई, तो फिर यहाँ से आई बराबर निकाल लिया है वाई माइनस एक्स। फिर हमने कहा है कि ए सी आई में, देखिए ए सी आई में, तो ए सी दूसरा वाला ट्रायंगल देख लीजिए बाबू, दूसरा वाला ट्रायंगल हमारा ये है ए सी आई, ये वाला ट्रायंगल, तो इसमें एक्सट्रेड हो गया आर, तो आर बराबर हो जाएगा वाई प्लस जेड, हमने लिख रखा है बाबू कि आर बराबर वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर स्नेल्स रूल यूज कर रहे हैं, आपको याद होगा स्नेल रूल हमने पढ़ा था, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर, ये सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्नेल्स रूल हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर वहां पर ये भी कहा था हमने कि छोटे छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है, मतलब यहाँ n1 साइन आई के जगह पर हमने लिख दिया n1 आई, और n2 साइन आर के जगह पे हमने लिख दिया n2 आर, n1 आई बराबर n2 आर। और फिर आई का मान यहाँ पे निकला था बाबू, क्या चीज, यहाँ देख लीजिए y माइनस एक्स, तो यहाँ भी हमने आई के जगह पे क्या लिख दिया है बाबू, y माइनस एक्स। और फिर आर का मान यहाँ पर आया था बाबू y प्लस जेड, तो यहाँ भी आर के जगह पर क्या हो गया बाबू, y प्लस जेड। तो हमारा ये इक्वेशन निकल गया पहल का नंबर, क्या चीज, ये वाला इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया बाबू, ये वाला इक्वेशन कि n1 y माइनस एक्स बराबर n2 y प्लस जेड, ठीक है। अब फिर फिगर में आते हैं बाबू, बात हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, स्मॉलर एंगल्स के लिए बात कर रहे हैं। तो स्मॉलर एंगल्स के लिए थीटा साइन थीटा के भी बराबर होता है, और थीटा टेन थीटा के भी बराबर होता है। तो x हो जाएगा टेन एक्स के बराबर, y हो जाएगा टेन वाई के बराबर, और z हो जाएगा टेन जेड के बराबर ना, x टेन एक्स के बराबर, y हो जाएगा टेन वाई के बराबर, z हो जाएगा टेन जेड के बराबर, ठीक है। अब यहाँ टेन एक्स निकालते हैं, तो टेन एक्स एक्स यहाँ पे है बाबू, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया एपी, अब बेस आपका हो गया पीओ, है ना। तो देखिए एपी बटा पीओ लिखा हुआ है, वैसे ही टेन वाई निकालते हैं बाबू, तो एपी बटा पीसी, एपी बटा पीसी यहाँ लिखा हुआ है। वैसे ही बाबू टेन जेड यहाँ है, टेन जेड निकालिएगा तो ये हो जाएगा एपी बटा पी आई,
तो यहाँ tan z बराबर AP बटा PY। अब x के जगह पे AP बटा PO, यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x है और बस यहीं पे x है, तो यहाँ x के जगह पे हमने यहाँ देखिए AP बटा PO लिख दिया है। फिर y के जगह पे AP बटा PC, देखिए y यहाँ है और y यहाँ है, तो यहाँ भी हमने लिख दिया AP बटा PC और यहाँ भी लिख दिया हमने AP बटा PC। और फिर z के जगह पे हमने लिख दिया AP बटा PI, AP बटा PI। क्लियर है? अब देखना है, यहाँ भी दोनों टर्म में AP है, यहाँ भी दोनों टर्म में AP है। AP LHS में भी कॉमन होके बाहर निकल गया, RHS में भी कॉमन होके बाहर निकल गया, और इन दोनों से क्या हो गया बाबू, इन दोनों से हमारा जो कॉमन होके बाहर निकला वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो AP सब खत्म हो गया, यहाँ भी बचा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, माने 1/PC 1/PO 1/PC 1/PI। अब यहाँ N1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाबू, N1 बटा PC माइनस N1 बटा PO, N1 बटा PC माइनस N1 बटा PO बराबर N2 बटा PC, बराबर यहाँ मल्टीप्लाई करके हमने लिख, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन PC, ये है पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को आप कहते हैं क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सामने है इसलिए माइनस में, तो माइनस R लिख दिया हमने। फिर PO, ये P हो गया पोल और ये O हो गया ऑब्जेक्ट। पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, सामने है इसलिए माइनस में, तो ये भी माइनस में। वैसे ही पीछे माइनस R। और PI, पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को आप इमेज डिस्टेंस कहते हो, और ये पीछे इसलिए ये प्लस में हो गया। अब N1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो N1 बाई माइनस R, और ये माइनस माइनस मिलके यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया बाबू प्लस, है ना, N1/U। वहां N2 बाई माइनस R और N2/V, ये N2/-R को जब उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखिए N2/R प्लस में हो गया और यहाँ N1/R माइनस में है। ये प्लस में जो N1/U है उसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ देखिए माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ LHS में दोनों का LCM निकाल लिया हमने, R हो गया, तो यहाँ बचा N2 और यहाँ बचा माइनस में N1, तो N2 माइनस N1 बटा R बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेज में बहुत बार यह पूछा जाता है ना। और आज इस टॉपिक का नोट्स बनाने के लिए आप लोग अभी थोड़ी देर में यह वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, आप आराम से पूछ कर करके और लैंग्वेज लिखते हुए नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं इस डेरिवेशन वाले पार्ट में किसी को कोई दिक्कत है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। सुप्रिया, बोलिए सुप्रिया। सर साइन कन्वेंशन में फिर से समझाइए ना, ये R कहाँ से है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, ये साइन कन्वेंशन यहाँ लिखा हुआ है PC, है ना, तो अभी हमने आपको दिखाया P कहाँ है, ये हो गया PC। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर पढ़ा था तो ये देखा था कि इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो R से डिनोट कर दिया हमने। और ये डिस्टेंस चूंकि सामने है इसलिए माइनस में। साइन कन्वेंशन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं क्लास पिछले चैप्टर में। आप पिछले चैप्टर्स के यूट्यूब पे जाके पिछले चैप्टर्स के वीडियोस को आप देख सकते हैं, आपके पास पिछले चैप्टर का जो नोट्स है उसमें भी साइन कन्वेंशन देख सकते हैं। उसमें दो ही बातें याद रखने वाली होती थी बाबू, कि अगर सामने है तो माइनस में और पीछे है तो प्लस में। यहाँ पीसी सामने है तो माइनस में होगा, और चूंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसलिए माइनस में R, यहाँ पीसी की जगह पे हमने लिख दिया माइनस में R। वैसे ही PO, पोल से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, सामने है इसलिए माइनस में हो गया तो माइनस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस U से नोट करते हैं। फिर यहाँ PC है तो माइनस R, और PI है पोल से इमेज के बीच के डिस्टेंस को आप इमेज डिस्टेंस कहते हो, और RHS साइड में है इसलिए ये हो जाएगा RHS साइड में है इसलिए ये हो जाएगा बाबू प्लस में। अब ये
अब इसके बाद हमने n1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, और फिर इधर भी n2 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, और तब दोनों r वाले को एक तरफ कर दिया यहाँ पे, देख लीजिए, और तब इधर से u वाले को उधर भेज दिए, v वाले में, ये फॉर्मूला हो गया। और कोई प्रॉब्लम है किसी को तो हैंड रेज कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर हैंड रेज। और किसी का हैंड रेज यदि है तो बाबू आप लोग हैंड रेज कीजिए। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे अब यही चीज आपसे क्वेश्चन कह सकता है, जैसे हमने अभी आपके सामने बनाया है अवतल सतह और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अवतल सतह ही रहेगा लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बनाइए। ये टेक्निक बिल्कुल सेम रहेगा बाबू। आ जाइए यहाँ पे, हम किसके लिए, फॉर कनकेव सरफेस एंड वर्चुअल इमेज, अवतल सतह और आभासी प्रतिबिंब के लिए। ये देखिए हमारा अवतल दर्पण हो गया, ठीक ना। अब यदि आपको याद है तो पिछली बार हमने लिखा था n1 इज ग्रेटर देन n2, इस बार हमने केवल लिख दिया है n1 इज लेस देन n2। मतलब इस बार, पिछली बार हमारा लेफ्ट वाला मीडियम डेंसर था और राइट वाला रेयरर था, इस बार लेफ्ट वाला रेयरर है और राइट वाला डेंसर, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एक पॉइंट हो गया ओ, एक रे ऑफ लाइट आया बाबू ओ ए, यह सीधे ऐसे निकल जाता, लेकिन नहीं, लाइट इस बार रेयरर से डेंसर की ओर जा रहा है तो यह अपने नॉर्मल की ओर बेंड होगा, इसके लिए हमने नॉर्मल खींच दिया। उसके बाद यह रे देखिए थोड़ा सा बेंड हो गया बाबू नॉर्मल की ओर, नॉर्मल की ओर बेंड हुए इस रे को यदि आप पीछे बढ़ाते हैं तो पॉइंट आई पर आकर के इमेज बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक ना। ये एक्स वाई जेड हम लोगों ने माना था, बाकी बिल्कुल वही तरीका से बाबू, जैसे एक बार ए ओ सी लिया था हमने और y बराबर आई प्लस एक्स आया था, y बराबर y माइनस एक्स, फिर ACI हमने लिया था, ACI लेते हैं बाबू, तो ये वाला R है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल R है तो ये वाला एंगल भी इतना हो जाएगा बाबू R। इसको लीजिएगा तो y बराबर R प्लस जेड, है ना, यहाँ से R का वैल्यू निकालिएगा। फिर बिल्कुल वैसे ही आप जैसे जैसे वो टेक्निक यूज किए हैं उन टेक्निक्स को यूज करते हुए इस फॉर्मूला को डेराइव करने का आप प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं होता है तो मुझसे बताइएगा, हम अगले दिन इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ना, इसके बाद सेम चीज उत्तल सतह में है ना, लेकिन हम आज ज्यादा नहीं, आज आपको यही एक दे रहे हैं कि एगो इसको डेराइव किए कीजिए, यदि हो जाएगा तो फिर कल इस उत्तल वाले को समझा जाएगा, और उत्तल वाले को समझने के बाद बड़ा आसानी से हम लोग लेंस की ओर चलेंगे बाबू, है ना। किसी को कोई समस्या होगी, टेक्निक सारे सेम रहेंगे, समस्या किसी को भी होने पर आप यूट्यूब के वीडियो को देख सकते हैं। बाबू बोलिए समीक्षा, क्या समस्या है? क्या हो गया? वर्चुअल इमेज कैसे आगे बनाना वो? वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जहां पर लाइट एक्चुअल में नहीं गया। तो यहाँ देखिए ना, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट एक्चुअली किधर गया है, इधर गया है, इधर जाके तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे कटेगा ही नहीं, तो इधर तो कहीं इमेज बनेगा नहीं, है ना। और इसको हमने क्या किया बाबू, पीछे बढ़ा दिया, इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ा दिया। तो ये लाइट एक्चुअली यहाँ तक थोड़ी आया है, यहाँ पे हमने माना हुआ है, इसलिए यह वर्चुअल इमेज है। जहां लाइट, जैसे इसके पीछे वाले में देखा जाए, यदि आपको पीछे वाला याद है तो पीछे वाले में देखा जाए, देखिए पीछे वाले में रिफ्रैक्ट होके लाइट रियल में यहाँ तक आ गया था, आ गया था ना, इसका मतलब यहाँ पे रियल इमेज बना है। लेकिन अब आगे वाले में बाबू क्या होगा, लाइट रियल में नहीं आया है, इसलिए वर्चुअल इमेज बना है। कैसे बना वर्चुअल इमेज, समझ गए? समीक्षा,
समीक्षा समझ गई बाबू कैसे बना वर्चुअल इमेज? चलिए ये नेक्स्ट माइनस में होता है। है। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ऑब्जेक्ट भी यू भी माइनस में होगा, भी माइनस में होगा, सी भी। टेक्निक वही पुराना, इसके पीछे जिस टेक्निक से हमने सेलेक्ट किया है ना कि एक बार एक बार एक ट्रायंगल लेकर के मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल्स लिए हैं, एक्सटीरियर एंगल वाला थ्योरम लगाए हैं, फिर स्नेल रूल का सिमेट्रिक फॉर्म लगाए हैं, उसी टेक्निक से आपको इसको भी बनाना है, सेम टेक्निक से। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई कहीं प्लस की जगह माइनस आ सकता है, ये आपको केवल ध्यान देना है, उतना ही चेंज होगा और लास्ट में रिजल्ट भी सेम आएगा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बाबू हाथ उठा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग समझ गए तो मैसेज कीजिए बाबू, नो प्रॉब्लम। सेकंड नंबर को आपको डेराइव करना है कल क्लास के पहले सभी लोग बाबू डेरिवेशन का सेकंड नंबर के डेरिवेशन करेंगे, फोटो खींच करके फोटो को ग्रुप में डालेंगे और जहां डालेंगे वहां पे आप अपना नाम और बैच टाइम भी लिख देंगे। सभी लोग सेकंड नंबर को, ये जो जो हमने अभी डायग्राम दिखाया है, आप अभी इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, है ना। आपको डेरिवेशन करना है और डेरिवेशन करके खूब अच्छे से फोटो, अच्छे से मतलब अच्छे से, अभी नहीं कि हमको समझ में नहीं आए, अच्छे से फोटो खींच करके और ये आपको अपने अपने ग्रुप में डाल देना है। कब? मॉर्निंग 9 बजे तक, ताकि उस समय तक आप अगर डाल दीजिएगा तभी हम चेक कर पाएंगे, नहीं तो फिर समय नहीं मिल पाएगा ज्यादा तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद यदि आपको इसमें प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट डे देखा जाएगा। ठीक है, आज दूसरा नया टॉपिक हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप आज इसी को बनाइए। इसमें यहाँ समझने वाली बात है बाबू कि हम जो है इसके बाद वाला, ये उत्तल वाला कल डिस्कशन करेंगे और उत्तल वाले के बाद हम लोग लेंस की तरफ मूव करेंगे। बड़ा ही मजेदार टॉपिक इसके बाद लेंस आने वाला है। वैसे लेंस क्लास 10th में आप लोग पढ़े भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन कल उत्तल वाला देखने के बाद हम लोग लेंस की ओर मूव करेंगे। अब आज का क्लास मैं ओवर करता हूँ, आज थोड़ा सा क्लास जल्दी ओवर हो रहा है, लेकिन आपको कल 9 बजे तक अपना होमवर्क बना करके ये कर देना। और एक सबसे खास बात सुन लीजिए बाबू, जो मैं ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार पिछले साल की अपेक्षा भी लेट से खुलेगा कोचिंग। और आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा मोरा, हाथ से लिख करके आपको दिखा नहीं दे रहे हैं, बजाते अच्छे से मेहनत करके उसका स्लाइड पहले प्रिपेयर करें। मतलब आपके 1 घंटा के क्लास के लिए मुझे लैपटॉप पे 2 घंटे से 3 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए इतने मेहनत के बावजूद अगर मुझे फिर से पढ़ाना पड़े तो ये गड़बड़ बात होगी। इसलिए आपके जो भी दोस्त हैं, जैसे आज मात्र 18 लोग क्लास में प्रेजेंट हैं, सोचने वाली बात है। 120 लोगों का एडमिशन और 120 लोगों में बस यही 18 लोग हैं जिनको चिंता है कि क्लास चलना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। तो आपके जो भी दोस्त मित्र हैं, मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से उनको यह जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए कि जो क्लास चल रहा है ना वो क्लास ऑफलाइन मोड में फिर नहीं चलेगा। उतनी बातें जो हम ऑनलाइन में पढ़ा चुके रहेंगे उसको हम ऑफलाइन में नहीं पढ़ाएंगे, है ना। आज का क्लास हम ओवर करते हैं, हालांकि अभी 7-8 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर भी आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम निश्चित समय पर होगा, तैयारी आप करते रहें।